तो सबसे पहले आप पे सभी प्रिय मित्रों को नमस्कार और सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन और मोस्ट वेलकम सभी का। जो आज का सेशन यहाँ पर रहने जा रहा है वो है HPHC, जो कि 5 नवंबर 2023 को जो पेपर हुआ है, यानी कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जो एग्जाम हुआ है, उसके रिगार्डिंग आज मैं आपको यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। 100 प्रश्न पूछे गए हैं, सॉरी 100 प्रश्न, ये केवल मैंने 1000 लिख दिए हैं। 100 प्रश्न है, इनमें से 10 प्रश्न आपके जीके के हैं, वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा। वो हिमाचल प्रदेश के जो युवा साथी हैं वो अपने स्तर पे देखें, एकदम सिंपल वे में आपके जो प्रश्न आए थे। बाकी के जो 90 प्रश्न है, 90 में से 88 प्रश्न है वो स्टडी एट होम के नोट्स में से प्रश्न आए हैं। मैंने पेपर को देख लिया, गजब का पेपर आया है। यानी 100 प्रश्न थे, 100 में से 90 प्रश्न आपके ड्राइविंग और आपके व्हीकल मेंटेनेंस के थे। इनमें से 88 क्वेश्चन स्टडी एट होम का जो ऑनलाइन कोर्स है वहां से हूबहू मिल गए हैं। वो चाहे फर्स्ट एड का क्वेश्चन हो, चाहे आपके व्हीकल मेंटेनेंस का हो, चाहे आपके ड्राइविंग का, मोटर व्हीकल एक्ट का, कोई धारा का कोई सा भी प्रश्न हो, हम 1 बाय 1 सभी प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जब एक मोटर वाहन किसी दुर्घटना में लिप्त हो तो वाहन चालक को कितनी देर में पुलिस को सूचना देनी चाहिए? When a motor vehicle is involved in an accident, within how much time must the driver inform the police? 24 घंटे इसका सही जवाब होगा। आप सभी जानते हैं 24 घंटे होता है टाइम जब आप कोई दुर्घटना में शामिल होते हैं या आपका वाहन शामिल है, तो 24 घंटे के भीतर आपको सूचना देनी चाहिए। आप बारिश में वाहन चला रहे हैं, आपको आगे के वाहन से पर्याप्त दूरी क्यों बनाए रखनी चाहिए? भाई जब आप बारिश, क्योंकि एक नियम है सेफ डिस्टेंस का नियम होता है, जिसके तहत हमें 2 सेकंड की दूरी बना के रखनी होती है। 2 सेकंड की दूरी एक भौतिक दूरी है, यानी आपका जो व्हीकल है, आपकी जो कार है, 2 सेकंड में जो दूरी तय करती है उतनी दूरी आपको आगे के वाहन से रखनी चाहिए। लेकिन ये जो दूरी है, बारिश का मौसम होता है, धुंध होती है, प्रकाश सही नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में डबल हो जाती है। क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। सेफ डिस्टेंस जो है वो डबल कर दी जाती है। इसी दृष्टिकोण से कि आगे का जो वाहन है अचानक अगर मुड़ता है, अचानक मुड़ जाता है, अचानक ब्रेक लगाता है, तो वहां पर हमारा वाहन उस वाहन से टकराए नहीं। इसके लिए हमें आगे चल रहे वाहन से जो है डिस्टेंस रखनी होती है। यू आर ड्राइविंग इन द रेन, वाई शुड यू मेंटेन सफिशिएंट डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट इन केस इट चेंजेस डायरेक्शन सडनली। बिल्कुल सही बात है, यानी अचानक डायरेक्शन चेंज कर सकता है, वो लेफ्ट या राइट में मुड़ सकता है। इन केस इट फॉग लाइट्स डेजल यू, इन केस इट स्टॉप्स सडनली, वो अचानक रुक भी सकता है, यानी अचानक रुक जाने की स्थिति में और उसकी अचानक दिशा बदलने की स्थिति में। ए और सी राइट आंसर होगा, मतलब पर्सन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। रास्ते पर लेन बदलते समय आपको क्या करना चाहिए? यानी कि जब वाइल चेंजिंग लेन ऑन द रोड, सीधी सी बात है, जब आप लेन चेंज करते हैं तो आपको यहां पर चेंज लेन्स बाय ब्लोइंग हॉर्न, सॉरी यहां पे चेंज लेन्स बाय गिविंग इंडिकेटर। थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में देखो मिसमैच है, ये पेपर बनाने वाले भी गजब के आदमी है। अभी रास्ते पर लेन बदलते समय हॉर्न बजाकर लेन बदलो। यहां पर देखो चेंज लेन बाय ब्लोइंग हॉर्न, चेंज लेन बाय गिविंग इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर वाला काम करना है। इंग्लिश में तो ऑप्शन बी होगा, सॉरी ए होगा, और हिंदी में ऑप्शन बी होगा। ये देख लेना भाई अब की बार, थोड़ा सा ये यार पेपर भी पता नहीं कैसे बना देते हैं, देखो है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर, अब ए और बी मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिकेटर आपको देना है, बस ये ध्यान रख लो, आपको इंडिकेटर देना है, ठीक है। इंग्लिश में ए है, हिंदी में बी है। प्रश्न संख्या 4, आप सामने वाले वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। ओवरटेकिंग हमेशा, यू कैन ओवरटेक ए व्हीकल इन फ्रंट, हमेशा राइट साइड से आप ओवरटेक करते हैं, ठीक है। तो राइट साइड यानी कि फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द व्हीकल, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 के लिए चलता हूं आपको मैं। ये 5 नंबर प्रश्न, बिना लाइसेंस के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने वाला व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी है। केवल जुर्माना, चालक और मालिक के लिए जुर्माना और वाहन की जब्ती, चेतावनी कोई नहीं। आप सभी को पता है, एक तो धारा 180, धारा 181, धारा 206। धारा 206 है वो जब्ती के बारे में, और धारा 207 भी है, और 180 मालिक को यहां पे जिम्मेदार ठहराती है जुर्माने के लिए, 181 चालक को जिम्मेदार ठहराती है, मतलब चालक और मालिक के लिए, दोनों के लिए जुर्माना होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पेनल्टी फॉर द ड्राइवर एंड द ओनर एंड सीजर ऑफ व्हीकल, व्हीकल भी सीज किया जा सकता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। अपने वाहन को नीचे की ओर पार करते समय, मतलब ढलान में, आप ढलान में नीचे की ओर जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है हैंड ब्रेक आप अप्लाई कराएंगे। अब फर्स्ट गियर तो डाल नहीं सकती, तो रियर गियर आप डालेंगे।
रिवर्स जो है, यानी कि इन रिवर्स। ऑप्शन नंबर यहां पे सी राइट आंसर हो जाएगा। वाइल पार्किंग योर व्हीकल ऑन ए डाउनवर्ड ग्रेडियंट, इन एडिशन टू द एप्लीकेंट ऑफ हैंड ब्रेक द गियर इंगेज शुड बी इन रिवर्स। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 7, चमकती लाल ट्रैफिक लाइट का क्या मतलब होता है? चमकती का मतलब ब्लिंकिंग कर रही है, ऑन ऑफ हो रही है लगातार, समझ रहे हो ना? तो यहां पर चमकती लाल लाइट है तो सबसे पहले स्टॉप द व्हीकल एंड प्रोसीड इफ सेफ। इफ सेफ का मतलब है अगर सुरक्षित है तो ही आगे बढ़ें, वाहन को रोकें, यहां पे थोड़ा सा इससे ही करना पड़ेगा मुझे, वाहन को रोकें और सुरक्षित हो तो आगे बढ़ें, है ना? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। थोड़ा सा समय का अभाव। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है। आप एक बस के पीछे हैं जो यात्रियों को लेने या उतारने के लिए रुकी है, तुम्हें क्या करना चाहिए? यू आर बिहाइंड ए बस दैट हैज स्टॉप्ड टू पिक अप और ड्रॉप ऑफ पैसेंजर्स, व्हाट शुड यू डू? तो आपको धैर्यपूर्वक पीछे रुकना चाहिए, आपको चलना नहीं है क्योंकि सवारियां रोड क्रॉस कर सकती है। पेशेंटली वेट बिहाइंड, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। आप एक संकड़े पुल के पास पहुंच रहे हैं, विपरीत दिशा से एक अन्य वाहन पुल में प्रवेश करने वाला है, तुम्हें क्या करना चाहिए? यू आर अप्रोचिंग ए नैरो ब्रिज, अनदर व्हीकल इज अबाउट टू एंटर द ब्रिज फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, यू शुड। संकड़ा पुल है, सामने से कोई व्हीकल अगर प्रवेश करने वाला है तो आपको अच्छा आदमी बनना है और गाड़ी को तब तक आगे नहीं बढ़ाना जब तक दूसरे वाला या सामने वाला जो वाहन है पुल को पार न कर ले। मतलब दूसरे वाहन के पुल पार करने तक प्रतीक्षा करें फिर आगे बढ़ें। इंग्लिश में देख लेते हैं, वेट टिल द अदर व्हीकल क्रॉसेस द ब्रिज एंड देन प्रोसीड। प्रश्न संख्या आपके सामने 10 आ चुका है भाई। आप एक परिवहन वाहन की कैसे पहचान कर सकते हैं? जो परिवहन वाहन होता है उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? सभी को पता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो भी होता है तो वहां पर उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट है वो येलो कलर में होती है। किस कलर में होती है? येलो कलर में। और जो प्राइवेट व्हीकल होते हैं इनकी व्हाइट कलर में होती है। तो आप नंबर प्लेट को देख के भी इसकी पहचान कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द नंबर प्लेट ऑफ द व्हीकल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने आ चुका है भाई। जब आप रात के समय में हाई बीम में हेडलाइट के साथ गाड़ी चला रहे हो तो विपरीत दिशा से कोई वाहन आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? वाइल यू आर ड्राइविंग विथ द हेडलाइट इन हाई बीम ड्यूरिंग नाइट, ए व्हीकल अप्रोचेज फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, यू विल, आपको क्या करना चाहिए? डिम द हेडलाइट टिल द व्हीकल पासेज, वाहन के गुजरने तक हेडलाइट को आपको धीमा करना है, यानी कि सामने का जो व्हीकल है आपको क्रॉस ना करे तब तक आपको लो बीम में गाड़ी रखनी है ताकि सामने वाले को आसानी से दिखे और वो भी आपकी जो बीम है वो हेडलाइट को लो कर लेगा अगर उसकी हाई है तो। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है। बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु, बिना गियर का पूछे या 50 सीसी से कम की बात हो, दो कंडीशंस में यहां पे एज जो होगी 16 ईयर होगी, या तो यानी कि विदाउट गियर की बात आए या बिलो 50 सीसी है ना, तो यहां पर 16 ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। गलत गियर शिफ्टिंग के कारण हो सकता है, इनकरेक्ट गियर शिफ्टिंग में लीड टू, क्या हो सकता है अगर आप गलत गियर शिफ्ट करते हैं? डैमेज ऑन गियर बॉक्स, हायर फ्यूल कंजप्शन, बोथ, नन ऑफ अबव। तो गजब का प्रश्न है, गियर का मेंटेनेंस का प्रश्न पूछा गया यहां पे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि आपका गियर बॉक्स को नुकसान भी हो सकता है और अधिक ईंधन की खपत भी। तो ऑप्शन ए और बी दोनों मतलब कि बोथ हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने 14 है। 1 मिनट, चलो ठीक है। प्रश्न संख्या 14, शिक्षार्थी लाइसेंस की वैधता, लर्निंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है कितनी होती है? सभी को पता है 6 मंथ होती है, ठीक है। इसका जो उल्लेख है वो धारा 8 में किया गया, आप सभी को पता होगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 15 आ चुका है अभी, इसको पढ़ें। आप गाड़ी का ईंधन बचा सकते हैं, वाहन की उचित ट्यूनिंग, वाहन की उचित सफाई, गाड़ी चलाते समय क्लच का अत्यधिक प्रयोग कोई नहीं। डी गलत है, सी गलत है और सफाई से कोई कभी ईंधन बचता नहीं है। तो ट्यूनिंग सही करवा के, ट्यूनिंग होता है गाड़ी की जो आवाज है उसमें विकृति आ जाती है ना, तो उसको सही करवाना। यू कैन सेव फ्यूल ऑफ द व्हीकल बाय प्रॉपर ट्यूनिंग ऑफ द व्हीकल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये प्रश्न 16 से 25 तक जो हिडिंबा त्रिलोकनाथ मंदिर है, ये थोड़ा सा क्योंकि हिमाचल प्रदेश का है, हम बैठे राजस्थानी तो ये समझ में आएगा नहीं, हम थोड़ा सा इन बच्चों के हिमाचल प्रदेश वाले बच्चों पे ही छोड़ देते हैं। 10% है ये, तो 16 से 25 तक परसेंट 10% आप कर लीजिएगा। सीधा मैं डायरेक्टली 26 पे आ जाता हूं। ड्राइवर का मुख्य गुण क्या है? वाहन को तेजी से चलाना, धीरे धीरे गाड़ी चलाना, वीरतापूर्वक गाड़ी चलाना, यातायात नियमों और विनियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाना। What is the main quality of a driver? To drive, obey traffic rules,
एंड रेगुलेशंस, यानी कि आप है वो ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग गाड़ी को चलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से किसे पैर द्वारा नियंत्रित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय फुट? पैर से किसको कंट्रोल किया जाता है? सभी को पता है, हेडलाइट है, वाइपर है, स्टीयरिंग है, क्लच है, तो क्लच को किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, वाहन में तय की गई दूरी बताने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है? विच मीटर इज यूज्ड टू इंडिकेट डिस्टेंस कवर्ड इन द व्हीकल? आप सभी को पता है कि यहां पे जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस कवर की गई डिस्टेंस है, इसको मापने के लिए ओडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी ओडोमीटर। प्रश्न संख्या आपके सामने 29 आ गया है, ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज वाहन में रखना चाहिए? सेवा नियमावली, बैटरी का वारंटी कार्ड, वाहन का बीमा प्रमाण पत्र, मोटर वाहन अधिनियम। अधिनियम का कोई काम नहीं, वारंटी कार्ड का कोई काम नहीं, सेवा नियमावली का कोई काम नहीं, काम है गाड़ी के दस्तावेज जिनमें आरसी है, फिटनेस है, टैक्स है, परमिट है, आपकी जो इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में देख लेते हैं थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शुड बी कीप इन द व्हीकल? इंश्योरेंस सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल आपको गाड़ी में रखना चाहिए। वैसे सारे दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए। शुरू करने से पहले मुख्य सावधानियां क्या है? व्हाट इज द मेन प्रिकॉशंस ऑफ बिफोर स्टार्टिंग? गाड़ी को जब आप स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उससे पहले आपको क्या सावधानी रखनी है? तो इसके बारे में सबसे पहले आपको ध्यान देना है। व्हीकल ऑन न्यूट्रल पोजीशन, वाहन तटस्थ स्थिति में होना चाहिए। जब भी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी न्यूट्रल में हो, आपकी क्लच दबी हो, ब्रेक पर पांव आपका लगे हो, या हैंड ब्रेक आपकी अप्लाई हो, ठीक है ना, और गाड़ी न्यूट्रल पोजीशन में होनी ही चाहिए। तो इसलिए व्हीकल ऑन न्यूट्रल पोजीशन, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब क्लच पेडल दबाया जाता है तो गाड़ी नहीं चलती, क्यों, कब नहीं चलती? सीधी सी बात है, जब गाड़ी अगर न्यूट्रल पोजीशन में हो, गियर कोई सा भी इंगेज ना हो, और क्लच अगर जब क्लच पेडल को दबाया जाता है तो गाड़ी नहीं चलती, क्योंकि क्लच को जब दबा लेंगे तो इंजन और गियरबॉक्स हट जाए, एक दूसरे से क्या है, इनका कनेक्शन टूट जाएगा, तो इंजन की पावर गियरबॉक्स में नहीं जा पाएगी, क्लच जब तक दबी रहेगी। तो इसीलिए ऊर्जा इंजन से स्थानांतरित नहीं हुई, पावर नो ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब क्लच पेडल दबा हुआ होगा तब क्या है, पावर नोट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंजन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 32 आ चुका है भाई, ठीक है। प्रारंभिक वाहन संचालन के लिए किस गियर का उपयोग किया जाता है? विच गियर इज यूज्ड फॉर इनिशियल मूवमेंट ऑफ व्हीकल? तो प्रारंभिक जो वाहन संचालन होगा आपको पता है फर्स्ट गियर में होगा, पहला गियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि पहले गियर में जो होता है ना, फर्स्ट गियर में जो है टॉर्क क्या है, ज्यादा होता है, टॉर्क ज्यादा होता है, स्पीड कम होती है, तो ये आपको ध्यान रखना, टॉर्क यानी पावर ज्यादा होती है फर्स्ट गियर में। ब्रेक लगाने के लिए किस पैर का उपयोग किया जाता है? आप सभी को पता है, ये क्लच होती है, माना कि क्लच का, ये आपके ब्रेक का होता है 2 नंबर, ठीक है, और ये एक्सीलेटर का होता है ABC। तो ये दोनों है ना, A और B, ये दोनों आपके राइट जो पैर है उससे आएंगे, और जो C यानी क्लच है ये लेफ्ट पैर से दबती है। तो क्लच हमेशा लेफ्ट से और ब्रेक और एक्सीलेटर हमेशा राइट से होते हैं। तो ब्रेक का पूछा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर राइट B हो जाएगा। प्रश्न 34, वाहन मोड़ने के लिए इंडिकेटर लैंप के लिए कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? इंडिकेटर लैंप का जो रंग होता है वो येलो, यहां पे 2 ऑप्शन होते हैं, येलो भी होता है, एम्बर भी इसको कह सकते हैं, AMBER, लेकिन इसमें एम्बर नहीं है, इसमें एम्पर है, ये गलत है भाई, एम्पर नहीं होता, एम्बर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच कलर इज यूज्ड फॉर इंडिकेटर लैंप ऑफ व्हीकल फॉर टर्निंग? तो यहां पर येलो कलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 35 आपके सामने है। किस समय टेल लाइट का उपयोग आवश्यक है? टेल लाइट होती है जो पीछे गाड़ी के लगी होती है, इसमें आपके रेड भी होता है, येलो भी होता है, और आपके व्हाइट होता है। व्हाइट रिवर्सिंग के लिए होता है, ठीक है, और येलो इंडिकेटर के लिए होता है, रेड ब्रेक के लिए होता है, तीनों अलग अलग होते हैं। तो जब आप टेल लाइट का प्रयोग कब करेंगे? रात के समय में, ताकि रात के समय में भी आपकी जो मनसा है उससे दूसरे जो व्हीकल है उनके चालक अवगत हो सके। इन व्हाट टाइम टेल लाइट यूज इज नेसेसरी? नाइट के समय, रात के समय में। प्रश्न संख्या 36 आपके सामने आ चुका है, और यहां पर आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छा प्रश्न आया है। 4 लेन सड़क, थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं ताकि बाहर न जाए। 4 लेन सड़क से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय 4 लेन रोड? हम कहते हैं ये 6 लेन है, ये 4 लेन है, ये 8 लेन है, तो इनमें क्या होता है, 2 जाने के लिए होगी और 2 ही आने के लिए होगी, तो ये 4 लेन सड़क हो गई। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? हैविंग 2 लेन फॉर ट्रैफिक इन ईच डायरेक्शन, हैविंग 2 लेन फॉर ट्रैफिक
ईच डायरेक्शन, यानी प्रत्येक दिशा में यातायात के लिए 2 लेन, 2 आने के लिए 2 जाने के लिए 4 हो गई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, मैनुअल ड्राइव के लिए किस गियर का उपयोग किया जाता है चढ़ाई वाली सड़क पर ट्रांसमिशन कार में? मैनुअल ड्राइव के लिए किस गियर का उपयोग चढ़ाई वाली सड़क पर आप जब गाड़ी को चढ़ाई पर चढ़ाते हैं तो यहां पर आप कौन सी गियर का इस्तेमाल करते हैं? लोअर गियर, हायर गियर, न्यूट्रल, रिवर्स। डी गलत है, सी गलत है। हाई और लो में से अब लो वाला 1 नंबर है, हाई वाला माना कि 5 नंबर है, तो कौन सा करेंगे? जब आप किसी पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं तो लोअर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 लोअर गियर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, खड़ी या रुकी हुई गाड़ी को कैसे स्टार्ट करें बिना वापस गए ऊपर की ओर चढ़ना? मतलब कि आपकी गाड़ी खड़ी है चढ़ान पर, आप अभी स्टार्ट करके आगे की ओर बढ़ाएंगे, गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो उस समय आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले गाड़ी को आपको स्टार्ट करना है, ब्रेक हैंड ब्रेक लगे होंगे, और इसमें 2-3 तरीके होते हैं। देखो भाई, किसी भी तरीके का आप यूज यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर मैं जो आपको मेथड बताऊंगा पार्किंग ब्रेक मेथड होता है। पार्किंग ब्रेक अप्लाई रखो और गाड़ी को स्टार्ट करके आप क्लच दबाकर क्या है गियर एंगेज कर देंगे। अब क्लच क्या है, तो यहां पर क्लच आपने दबा रखी है, गियर डाल दिया है। अब आप क्या करेंगे, हल्का सा एक्सीलरेटर दबाएंगे और हल्का सा क्लच को छोड़ेंगे। जैसे इंजन पावर जनरेट करने लगे तुरंत आप हैंड ब्रेक को रिमूव कर देंगे, जिससे कि गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, आगे जाएगी। तो आप पार्किंग ब्रेक मेथड के माध्यम से गाड़ी को आप शुरुआत कर सकते हैं किसी चढ़ाई पे चढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते, क्योंकि आधा क्लच वाला सिस्टम इसलिए अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि आधा क्लच के साथ साथ में आपको फुट ब्रेक का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। केवल आधा क्लच से काम नहीं चलेगा। यहां पर आपको आधा क्लच भी रखना है, आधा ब्रेक भी रखना पड़ेगा। तो यहां पर केवल आधा क्लच नाम आया है। क्लच जो सिस्टम होता है ना, क्लच के आधार पे अगर आप चलाते हैं तो फिर आपको क्लच और ब्रेक दोनों को हाफ दबाना पड़ेगा और इसमें गाड़ी के बंद होने की संभावना रहती है। लेकिन पार्किंग ब्रेक विधि जो होती है ना, इसमें आपका एक पांव क्लच पे होगा, दूसरा जो पांव है एक्सीलरेटर पे होगा। हल्का सा इसको दबाएंगे और हल्का सा इसको रिमूव करेंगे। जैसे ही गाड़ी पावर जनरेट करने लगे, हैंड ब्रेक आप रिमूव कर देंगे तो गाड़ी आगे की ओर बढ़ेगी, पीछे नहीं जाएगी। प्रश्न संख्या आपके सामने 39 है। प्रश्न समझ में आया नहीं आया अभी कमेंट सेक्शन में बताओ आप। प्रश्न समझ में आया नहीं आया पीछे वाला भी? आप पार्किंग मेथड से कैसे गाड़ी को आप पीछे जाए बगैर आप गाड़ी को रवाना कर सकते हैं। किस वाहन को ऊपर चढ़ने का अधिकार होता है? सभी को पता है, विच व्हीकल हैज द राइट ऑफ वे ऑफ ऑन अपहिल। अपहिल चढ़ाई पे चढ़ने वाले जो व्हीकल होते हैं ना, उनको हमेशा अधिकार होता है। ऊपर चढ़ने का अधिकार किसको होता है? व्हीकल पार्क अपहिल, व्हीकल गोइंग अपहिल, व्हीकल गोइंग डाउन हिल, व्हीकल पार्क डाउन हिल। तो जो व्हीकल ऊपर की ओर जा रहे होते हैं ना, वाहन ऊपर की ओर जा रहे हैं, उनको रास्ते का अधिकार होता है, उनको पहले जाने दिया जाना चाहिए। थर्ड पार्टी बीमा कवर का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर? यानी कि जो थर्ड पार्टी बीमा होती है वो किसको कवर करती है? ड्राइवर के लिए, वाहन के लिए, वाहन रोमर के लिए बीमा, सार्वजनिक क्षति, जो पब्लिक प्लेस पे जो भी डैमेज होगा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नाम से किसको जानते हैं? जो तीसरे व्यक्ति के नुकसान को बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत लाइसेंस जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में लाइसेंस जारी कौन करता है? सभी को पता है, आरटीओ करता है। ऑप्शन नंबर यहां पे सी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हो जाएगा। एबीएस का मतलब आप सभी को पता है, एबीएस ब्रेक से संबंधित है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये ब्रेक को लॉक होने से बचाता है ना। और ब्रेक जब लगाते हैं तो टायर को रगड़ खाने से बचाता है और ब्रेकिंग डिस्टेंस को घटाता है। ब्रेक के दौरान गाड़ी को मुड़ने में सहायता करता है और इसके अलावा बहुत सारे काम करता है। गाड़ी की स्टेबिलिटी, गाड़ी का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। ब्रेकिंग के दौरान, ब्रेक के दौरान भी गाड़ी चलती रहे हाफ ब्रेकिंग में, यह भी एबीएस से संभव है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 43 आपके सामने आ चुका है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अभी थोड़ा सा बताएं कमेंट सेक्शन में। इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज उड़ने का मुख्य कारण क्या है? फ्यूज उड़ता है शॉर्ट सर्किट होने से। ठीक है, खुला होगा तो कैसे? ओपन अगर सर्किट है तो नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट से आपका फ्यूज उड़ेगा। और फ्यूज उड़ेगा तो वोल्टेज तो क्या होगा? डाउन होगा, वोल्टेज डाउन, और करंट हाई होगा, ये याद रखना आप। तो शॉर्ट सर्किट के कारण उच्च धारा प्रवाह। ऑप्शन नंबर बी, व्हाट इज द मेन क्यूज फॉर फ्यूज ब्लाउन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट? तो हाई करंट फ्लो क्यूज बाय ए शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अधिक धारा का प्रवाह होगा इसलिए फ्यूज उड़ जाएगा। इसलिए फ्यूज की रेटिंग है वो एम्पियर पर देखी जाती है कि फ्यूज कितने एम्पियर का है? 15 एम्पियर का है। स्विच को इसीलिए देखा जाता है, स्विच है वो कितने एम्पियर का है? 5 एम्पियर का या 15 एम्पियर का। तो यहां पर प्रश्न संख्या 44, इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो बैटरी होती है, बैटरी में जो लिक्विड होता है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है।
इलेक्ट्रोलाइट आपके एसिड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर का मिश्रण होता है। तो उस इलेक्ट्रोलाइट में जो आपका एसिड है उसकी मात्रा को जांचने के लिए यहां पर हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? हाइड्रोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले हटाना चाहिए? कभी भी जब भी बैटरी को अगर जोड़ना हो, जोड़ने को प्लस कहते हैं, हटाना हो, हटाने को हम माइनस कहते हैं, तो जोड़ना है बैटरी को कौन सा टर्मिनल पहले हटाना चाहिए? अगर हटानी है तो आपको पहले कौन सा हटाना है? हाँ, आपको यह बात याद रखनी है। हटाना है तो सबसे पहले आपको यहां पर नेगेटिव टर्मिनल को हटाना है, ठीक है। जोड़ना है तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल को। बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले हटाएंगे? तो आप भी नेगेटिव टर्मिनल हटाएंगे। ऑप्शन नंबर जो 45 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले हटाना चाहिए? नेगेटिव टर्मिनल पहले हटाना चाहिए। जोड़ना कौन सा चाहिए? पॉजिटिव टर्मिनल। एक लेड एसिड भंडारण बैटरी कौन सा टर्मिनल दूसरे से बड़ा है? मतलब एक दूसरे से बड़ा कौन है? बड़ा कौन सा होता है? तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना वो थोड़ा खूंटा मोटा होता है और जो नेगेटिव होता है थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है। ये आप समझ लेना, आप बैटरी में रियल में देख लेना। आप प्रश्न संख्या यहां पे 47, सभी पहियों पर एक समान घिसाव के लिए किस प्रकार के टायर के रख रखाव की आवश्यकता होती है? भाई टायर एक समान घिसे या अनियमित घिसाव को रोकने के लिए हम टायर का रोटेशन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ टायर मेंटेनेंस इज नीडेड फॉर यूनिफॉर्म वियर ऑफ ऑल व्हील्स? टायर रोटेशन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में से किसे व्हील बेस कहा जाता है? व्हील बेस किसे कहते हैं? तो यहां पर व्हील बेस होता है, एक आगे एक्सल होती है, एक पीछे एक्सल होती है। तो इस एक्सल से इस एक्सल के बीच की जो दूरी है ना वो व्हील बेस होती है। या एक साइड के पहियों की, दोनों पहियों के बीच की दूरी मान लो, चाहे लेफ्ट का मान लो चाहे राइट का मान लो, तो यहां पर दोनों पहियों के बीच की जो दूरी होगी व्हील बेस होगा। तो आगे और पीछे के पहियों के बीच की दूरी एक तरफ यानी एक साइड से। डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड रियर व्हील वन साइड, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कॉल्ड एज व्हील बेस? व्हील बेस किसे कहते हैं? दोनों पहियों के बीच की दूरी। प्रश्न संख्या 49, पहिए के संतुलित होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? पहिए के असंतुलित होने के कारण कौन सी समस्या आती है? पूछा है। स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन, पुअर एक्सीलरेशन, रेड्यूस्ड फ्यूल एफिशिएंसी, रोड नॉइज। डी को छोड़ के तीनों ही सही है, तीनों ही हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो व्हील इनबैलेंस होने पर जो समस्या हमारे सामने आएगी वो कौन सी आएगी? स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन की। क्योंकि जब गाड़ी का जो टायर सही नहीं होगा, गाड़ी चलेगी तो वो फिर हमें गाड़ी को मोड़ने में और स्टीयरिंग को हार्ड बना देगा। गाड़ी बबलिंग करेगी, वाइब्रेशन करेगी, सबसे ज्यादा स्टीयरिंग पे इसका मोमेंट का असर है वो पड़ेगा। तो स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन, स्टीयरिंग व्हील कंपन है वो करने लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, शीतलन प्रणाली में कौन सा तेल प्रयोग किया जाता है? शीतलन प्रणाली में तो आप सभी को पता है शीतलक तेल यानी कूलेंट ऑयल का प्रयोग किया जाता है। शीतलन कूलिंग सिस्टम है, कूलेंट, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। दो पहिया वाहन चलाते समय किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना चाहिए? विच सेफ्टी डिवाइस शुड बी यूज्ड व्हाइल ड्राइविंग ए टू व्हीलर? हेलमेट। टू व्हीलर में हमेशा हेलमेट का प्रयोग किया जाता है। धारा 194 डी। नहीं प्रयोग करेंगे तो 1000 का जुर्माने का प्रावधान है, सभी को पता है। प्रश्न संख्या 52, आपको सबको पता है, आगे से चौड़ा, पीछे से चौड़ा, बीच से संकड़ा, मतलब संकीर्ण पुल, नैरो ब्रिज। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न 53 एकदम सिंपल है, स्टॉप रुकावट का संकेत है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आदेशात्मक संकेत है भाई। प्रश्न संख्या 54, बिना फालतू का टाइम हम नहीं लेंगे, जो प्रश्न सरल है। यहां पे देखो, यहां पे एक त्रिभुज के अंदर क्या है, लाइन बनी हुई है, मतलब पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा, पैदल यात्री क्रॉसिंग। प्रश्न संख्या 55 आपके सामने है, एक संकेत दिया गया है और आप देख पा रहे हैं प्रमुख सड़क का ऐसा मोटा सा ऐसा होता है संकेत, आपको पता है। संकीर्ण पुल का अभी मैंने बताया, रेलवे क्रॉसिंग का ये नीचे रहा देखो, है ना। तो यहां पर क्षतिग्रस्त सड़क, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षतिग्रस्त सड़क हो जाएगा। ये संकेत क्या इंडिकेट कर रहा है आपको पता है, यहां पे जाली दिख रही है तो ये रेलवे क्रॉसिंग हो जाएगा। स्टॉप साइन जो होता है इसका रंग कैसा होता है आपको पता है, रेड कलर में होता है। स्टॉप संकेत आदेशात्मक संकेत है। प्रश्न संख्या 58, जो भाई सरल प्रश्न है, हम टाइम नहीं लेंगे, क्यों बिना फालतू टाइम कंज्यूम करेंगे भाई। सूचनात्मक संकेत उपलब्ध कराने का उद्देश्य। सूचनात्मक संकेत क्यों हमें उपलब्ध करवाए जाते हैं? यात्रा को सुरक्षित, यात्रा को सुखद, यात्रा को आसान, ये सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेटरी साइन, आपको पता है जब आप गाड़ी चलाते हैं किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है, जैसे कि अस्पताल का संकेत आपको दिखा, तो आप तुरंत प्रभाव से जाके इलाज करवा लेंगे।
तो जो चिकित्सा का संकेत होगा वो एक सूचनात्मक संकेत होगा, मतलब ट्रेवल सेफ के लिए, ठीक है। टू मेक द ट्रेवल प्लीजेंट, यानी कि सुखद बनाने के लिए, जैसे कि आप कोई मतलब जैसे मैं बात करता हूं एक विश्व विरासत सूची है, कोई मंदिर है या कोई अच्छा स्थान जहां पे है, तो वहां पे आप विश्राम स्थल पे बड़ी होटल पे जाएंगे और सुखद यात्रा बनाएंगे, आराम करेंगे और आराम के साथ यात्रा करते रहेंगे। यात्रा को आसान इजीली बनाने के लिए, इजीली इसलिए क्योंकि आपको रूट का पता होगा कि भी कहां से कहां जाना है, सब कुछ जो इन्फॉर्मेटरी साइन है वो आपको सूचित करते रहेंगे। तो इन्फॉर्मेटरी साइन से आपको इन्फॉर्म होता रहेगा हर चीज के बारे में, और इन्फॉर्मेशन आपके पास में रहेगी तो आप सुरक्षित रहेंगे, सुखद रहेंगे और आसान रहेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59, चेतावनी चिन्ह एक्सप्रेस वे पर मैदानी और ढलानदार भूभाग के लिए दूरी पर स्थित होने चाहिए। यार ये प्रश्न है ना ड्राइवर का है नहीं, ये हाईवे इंजीनियरिंग का प्रश्न है। गजब का यार, पेपर बनाने वाले लगदा देता ना यार, कत्ती काठी शर्म मरी थांगी। यो प्रश्न मैं आपको बताऊं, मैं मारवाड़ी में कहे कि मतलब कि कहीं कहीं का तीर कहीं का निशाना, इनको पता ही नहीं है हम एग्जाम मतलब किस पर्पज से ले रहे हैं, मेन हमारा टारगेट क्या है। इनको बस बच्चों से प्रश्न गलत करवाने हैं, है ना। तो ये प्रश्न हमारा देखो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये हाईवे इंजीनियरिंग का प्रश्न है। ये पहला प्रश्न है जो हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो आप सावधानी से पढ़ें। फिर भी आजकल यार देख लो आप, हाईवे इंजीनियरिंग के जो प्रश्न है ना वो यहां पर दे दिए जाते हैं बहुत। ये तो इंजीनियरिंग का प्रश्न है और यहां पर ड्राइवर में दे रहे हैं। ऐसे प्रश्न ड्राइवर पार्ट में नहीं होते, लेकिन अब दे दिए, पता क्या करें। तो चेतावनी चिन्ह एक्सप्रेसवे पर मैदानी और ढलानदार भूभाग के लिए दूरी पर स्थित होते हैं, 200 मीटर की दूरी पर ये होते हैं, ठीक है। स्पीड लिमिट चिन्ह का मतलब होता है स्पीड लिमिट, तो ये स्पीड लिमिट है वो सभी वाहनों की गति पर प्रतिबंध लगाती है। रिस्ट्रिक्ट द स्पीड ऑफ ऑल व्हीकल, स्पीड लिमिट है या तो पर्टिकुलर अलग अलग दिया होगा भी, कार की ये, ट्रक की ये, बस की ये, और या फिर अगर केवल स्पीड लिमिट का संकेत है तो वो सभी के लिए होता है। प्रश्न 61, एक पेशेवर ड्राइवर के रूप में आपको क्या यह करना चाहिए। एक पेशेवर ड्राइवर के रूप में आपको क्या करना चाहिए। ए प्रोफेशनल ड्राइवर यू शुड व्यस्त और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने के लिए अपने मार्ग की योजना बनाएं। बात तो ठीक है भी, आप भीड़ भाड़ में व्यस्त जो इलाके हैं वहां से क्यों फंसेंगे, वहां पर हर समय अधिकतम गति सीमा का पालन करें हर समय, ये भी ठीक है। परिचालन के समय सभी बस लेन का उपयोग करें, ये थोड़ा सा सही नहीं है। परिचालन के समय सभी बस लेन का प्रयोग सभी क्यों करेंगे। प्रगति करने के लिए जंक्शनों को प्राथमिकता दें। आप जब प्रगति यानी आगे बढ़ने के लिए लगातार जो चौराहे हैं उनको प्राथमिकता देंगे कि हर बार चौराहे से आप गुजरेंगे, तो ये भी थोड़ा सही नहीं है। और कीप द मैक्सिमम स्पीड लिमिट्स एट ऑल टाइम, प्लान योर रूट टू अवॉइड बिजी एंड कंजेस्टेड एरियाज। एक पेशेवर ड्राइवर के रूप में आपको यह करना चाहिए, मतलब आपको काम एक ही करना है। अब वो कौन सा यार, व्यस्त और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने के लिए अपनी मार्ग की योजना, ये काम तो पहला भी ठीक है। हर समय अधिकतम गति सीमा का पालन, ये भी ठीक है। एक पेशेवर ड्राइवर को हमेशा स्पीड लिमिट का हर समय ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 61 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो हर समय अधिकतम गति सीमा का पालन आपको करना चाहिए, बस ये बात है। परिचालन के समय सभी बस लेन का उपयोग करें। प्रगति करने के जंक्शनों को प्राथमिकता दें। व्यस्त और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने के लिए अपने मार्ग की योजना बनाएं। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। एज ए प्रोफेशनल ड्राइवर यू शुड कीप टू द मैक्सिमम स्पीड लिमिट एट ऑल टाइम, हर समय आपको मैक्सिमम स्पीड का ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से किससे ईंधन की खपत में सुधार होगा। देर से और कठोर ब्रेक लगाना गलत है। पहले से अच्छी योजना बना रहे हैं, ठंडे इंजन के साथ छोटी यात्रा गलत है। निचले गियर में गाड़ी चलाना यह भी गलत है ना। तो यहां पर पहले से अच्छी योजना होगी कि कहां जाना है, कब जाना है, कौन से रूट से जाना है, तो यहां पर आप फ्यूल की जो बचत है वो कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 63, आपको हमेशा ब्लाइंड स्पॉट की जांच करनी चाहिए। ब्लाइंड स्पॉट यानी जो ये आपकी कार है, ये एक साइड के मिरर है, एक बीच में मिरर है, ये वाला पोर्शन आपको ये पीछे का स्थान दिखा देगा। ये जो मिरर है आपको यहां तक दिखा देगा। अब देखो यहां पर आप बैठे हैं, कहां पर बैठे हैं दोबारा से दूसरे कलर में बताता हूं मैं आपको। यहां पर आप बैठे हैं तो आप अब क्या है कि यहां का स्थान आप देख सकते हैं, यहां का भी आप देख सकते हैं साइड में लेके। लेकिन अब जो यहां पर कोई गाड़ी है या यहां पर कोई गाड़ी है, ये ब्लाइंड स्पॉट है। यहां पर अगर कोई गाड़ी आ चुकी है तो आपको दिखेगी नहीं, तो ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो आपको ब्लाइंड स्पॉट की जांच कब करनी चाहिए। कोई भी अगर आप गाड़ी को लेन से मूवमेंट करवाते हैं, जैसे कि लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में, या आप टर्न लेना चाहते हैं
ओवरटेक करना चाहते हैं, तो जब आप सिग्नल देंगे, सिग्नल से पहले आपको ब्लाइंड स्पॉट अगर आपकी रोड पर है तो आपको देखना चाहिए कि ब्लाइंड स्पॉट वाले क्षेत्र में कोई गाड़ी ऑलरेडी मुझे क्रॉस तो नहीं कर रही है। अगर वहां पर गाड़ी होगी और आप सिग्नल देके टर्न ले लेंगे तो एक्सीडेंटल केस हो सकता है। इसीलिए गिविंग ए सिग्नल यानी संकेत देना है, इससे पहले आपको हमेशा जो है मतलब संकेत देने से पहले आपको ब्लाइंड स्पॉट की जांच है वो पहले कर लेनी चाहिए। प्रश्न संख्या 64 आपको समझ में आया नहीं आया अभी ये ब्लाइंड स्पॉट वाला? कमेंट सेक्शन में बताएं, राय दें भी अपनी। अपने वाहन का नियमित रखरखाव करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? आप गाड़ी को नियमित रखरखाव रखते हैं क्यों, क्या फायदा है इससे, यह पूछा गया है। तो आप सभी को पता है बीमा प्रीमियम कम नहीं होगा, ब्रेक फेलियर इससे कोई मतलब हो सकता है ब्रेक फेल कम होगी, लेकिन रखरखाव केवल ब्रेक का मामला नहीं है यहाँ पे। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करें, वाहन रोड टैक्स कम, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करें यानी कि रिड्यूस डैमेज टू द एनवायरनमेंट। अगर आप रेगुलरली अपने व्हीकल को अगर मेंटेन रखते हैं तो उससे कि फ्यूल कंजप्शन कम होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। तो यहाँ पर जो पूरा रखरखाव सारा का सारा ही आ गया इसमें, तो इससे क्या है पर्यावरण की रक्षा होगी हमारी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिड्यूस डैमेज टू द एनवायरनमेंट। प्रश्न संख्या 65 आपके सामने आ चुका है। अधिकृत अधिकारी वाहन को जब्त कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? जब आपके पास में आरसी नहीं है, आपके पास में परमिट नहीं है, आपके पास फिटनेस नहीं है, आपके पास टैक्स नहीं है ना। तो यहां पर आपका मोस्टली वाहन जो है आरसी और परमिट के कारण जब्त होता है। तो आपके पास में वैध परमिट या पंजीकरण नहीं है। ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स कैन सीज द व्हीकल इफ इट डज नॉट हैव ए वैलिड परमिट और रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 पे चलते हैं। बाएं मुड़ते समय आपका वाहन कहां होना चाहिए? भी आप वाइल टर्निंग लेफ्ट योर व्हीकल शुड बी इन लेफ्ट लेन। भाई आप बाएं मुड़ते हैं तो बाएं लेन में ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है। शाखा सड़क से मुख्य सड़क में प्रवेश करते समय आपको किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? शाखा यानी छोटी सड़क से आप मेन बड़ी सड़क पर चल रहे किसी व्हीकल को अगर आप एंटर कर रहे हैं तो आपको किसको रास्ता देना चाहिए? पहले से जो आपके राइट साइड से जो व्हीकल आ रहे हैं उनको रास्ता देना चाहिए। तो यहां पर दाहिनी ओर से आने वाले वाहन यानी कि व्हीकल कमिंग फ्रॉम द राइट। इंग्लिश का देख लेते हैं। व्हेन एंटरिंग द मेन रोड थ्रू ए ब्रांच रोड यू शुड गिव प्रेफरेंस टू व्हीकल कमिंग फ्रॉम द राइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 आपके सामने आ चुका है, थोड़ा धुंधला जरूर है। जब आपकी गाड़ी को ओवरटेक किया जा रहा है तो आपको कभी भी स्पीड अपनी गाड़ी की नहीं बढ़ानी चाहिए, स्पीड नहीं बढ़ानी। व्हेन योर व्हीकल इज बीइंग ओवरटेकन यू शुड नॉट इंक्रीज द स्पीड, आपको स्पीड नहीं बढ़ानी, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है। आपको यहां पर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। हॉर्न का प्रयोग आपको पता है, एक तो अदालत होती है, अदालत, एक अस्पताल होती है, दो चीजें हैं जहां पर आप हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अस्पताल में मरीज है, अदालत में कोर्ट केस चल रहे हैं, तो केस की सुनवाई में यहां पर व्यवधान आए तो यहां पर नियर कोर्ट्स एंड हॉस्पिटल्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा अगर आप जो मतलब हॉर्न प्रोहिबिटेड एरियाज में हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं, धारा 194 एफ और 1000 रुपये तैयार रखना भी अगर आप बजाएंगे तो। प्रश्न संख्या 70। अगर कोई एम्बुलेंस आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, एम्बुलेंस आ रही है तो उसको रास्ता दे दो भाई, साइड में जाएं और एम्बुलेंस को गुजरने दें। इफ एन एम्बुलेंस इज अप्रोचिंग मूव टू द साइड एंड लेट द एम्बुलेंस पास, आपको एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए। प्रश्न संख्या 71 आपके सामने आ चुका है अभी, बहुत ही गजब का प्रश्न। फॉग लैंप कब जलाना चाहिए? एकदम आसान है। फॉग लैंप को हमेशा हम धुंध में यानी कि इन देयर इज ए मिस्ट, ये क्या होगा, एट नाइट व्हेन डिम लाइट इज नॉट यूज्ड द ऑपोजिट व्हीकल, ठीक है, वेयर देयर इज ए मिस्ट, जब आप धुंध में हो तब आपको गाड़ी की जो है जो फॉग लैंप है उसको ऑन करना चाहिए, ठीक है। प्रश्न 72। हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक का उपयोग आप कब करते हैं? पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक का जो इस्तेमाल होता है गाड़ी को रोकते समय या पार्क करते समय इस्तेमाल किया जाता है, वाहन को रोकने और पार्क करने के लिए। हैंड ब्रेक और पार्किंग ब्रेक इज टू बी यूज्ड टू स्टॉप एंड पार्क द व्हीकल, ठीक है, तो सी हो जाएगा। यदि आगे चिकना रास्ता यानी फिसलन वाली सड़क है, फिसलन भरा रास्ता का संकेत है, तो आपको क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, स्पीड कम करो, अचानक ब्रेक नहीं लगाना और गियर को कम करो। तो गति धीमी करें, गियर चेंज करें, ब्रेक दबाएं, तेजी से आगे बढ़े, गलत, यह गलत, तेजी से अगर चले गलत, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्लो डाउन एंड चेंज गियर, यानी कि अगर ग्रीसी रोड है, स्लिपरी रोड है, तो आपको स्लो डाउन एंड चेंज गियर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 74 आपके सामने बहुत बड़ा पेपर आया है। आपको ढलान पर वाहन की गति को कैसे नियंत्रित करना चाहिए? ढलान पर आप गाड़ी को कैसे न्यूट्रल करना, सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इंजन बंद करना गलत होगा। कम गियर पर स्विच करें, बिल्कुल आप गाड़ी को छोटी गियर में लाएं।
लोअर गियर में गाड़ी चलाएं तो आप आराम से नीचे उतर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यू शुड कंट्रोल द स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन ए डाउन हिल बाइक, स्विच टू लो गियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अपना वाहन कहां पार्क नहीं करना चाहिए, आप कहां पर अपनी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते। यू शुड नॉट पार्क योर व्हीकल फुटपाथ और एक साइड वॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी फुटपाथ पर जहां पैदल यात्री चलते हैं अपनी गाड़ी को पार्क करना सख्त मना होता है ना, तो याद रखना आपको। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाहनों को खुला मार्ग दिया जाना चाहिए। कौन से वाहन है जिनको आप तुरंत दिखते ही उनको रास्ता देंगे, तो ये आपातकालीन वाहन होते हैं। आप सभी को पता है आपातकालीन वाहनों में एम्बुलेंस और अग्निशमन है, एम्बुलेंस एंड फायर सर्विस। अगर रास्ता नहीं देंगे तो धारा 194 ई 10,000 रुपये तैयार रखना भी, और 6 माह की कैद, मोटे मोटे मच्छर जो है आपको काटेंगे उसके लिए भी तैयार रहना, तो इसलिए रास्ता देते रहना आप। प्रश्न संख्या 77 आपके सामने है, और क्लास में ये समझ में आ रहा है ना कुछ भी, या ज़्यादा फास्ट पढ़ रहे हैं, ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो स्पीड आप डिक्रीज कर सकते हैं। स्पीड का जो ऑप्शन है आपको हाई और लो करने का यूट्यूब ने बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। नई कार के लिए एक मुश्त कर, यानी वन टाइम टैक्स फॉर न्यू कार, आप सभी को पता है 15 वर्ष के लिए वन टाइम टैक्स होता है छोटी कारों के लिए। रक्षात्मक ड्राइविंग क्या होती है, रक्षा ड्राइविंग वो होती है जब आप सड़क पे चलते हैं तो आप ये सोच के चलते हैं कि भी मैं समझदार हूं, बाकी सब जो है वो ना समझ हैं। यानी आपको ये सोच के गाड़ी चलानी है कि सामने से कोई भी गाड़ी आती है या दूसरे जो रोड यूजर हैं वो यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भी मैं अपने आप को बचा दूंगा। मतलब दूसरे व्यक्ति रोड संकेतों का या रोड रूल या रेगुलेशंस का पालन नहीं करते हैं और ऐसा मान के वो नासमझ है, ऐसा मान के आपको गाड़ी चलानी है और आपको अपने आप को बचाना है। यानी कि प्रश्न संख्या 78 में ऑप्शन नंबर 1, ड्राइवरों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा यातायात नियम और सड़क संकेतों के उल्लंघन की आशंका से सावधानी पूर्वक वाहन चलाना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। व्हाट इज डिफेंसिव ड्राइविंग, ड्राइविंग कॉन्स्टेंटली एंटीसिपेटिंग वायलेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड रोड साइन बोथ बाय ड्राइवर्स एंड अदर रोड यूजर्स। यानी कि आप ऐसा समझेंगे कि दूसरे जो ड्राइवर हैं, दूसरे जो सड़क पर कोई सड़क को उपयोग कर रहे हैं तो वो समझदार नहीं है या वो अलर्ट नहीं है, तो मुझे उनकी जगह मुझे अलर्ट होना पड़ेगा। प्रश्न 79, जिग जैग ड्राइविंग क्या है। जिग जैग आपको पता है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, तो जिग जैग ड्राइविंग किसी भी व्हीकल से कभी भी आपको नहीं करनी चाहिए, मतलब हर समय सभी के लिए खतरनाक होती है। ऑप्शन नंबर बी, डेंजरस फॉर एवरीवन एट ऑल टाइम, है ना, केवल 2 व्हीलर 4 व्हीलर से कोई मतलब नहीं है, सभी गाड़ियों के लिए खतरनाक होता है जिग जैग ड्राइविंग। किसी मरीज की स्थिति की जांच करते इसमें सबसे पहले क्या कार्रवाई की जाती है। व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन व्हेन एग्जामिन द कंडीशन ऑफ पेशेंट। जब भी किसी मरीज की अगर आप जांच करते हैं तो सबसे पहले श्वसन प्रक्रिया को जांच लें कि उस व्यक्ति को श्वसन तो प्रक्रिया ठीक है या सांस उसको लेने में कोई समस्या तो नहीं हो रही। चेक फॉर ब्रीथिंग, ऑप्शन नंबर यहां पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट एड के जो प्रश्न आए 5 10। किसी दुर्घटना के बाद के पहले 1 घंटे को क्या कहते हैं, गोल्डन आवर कहते हैं। धारा 134 ए मोटर व्हीकल एक्ट में 2019 में पहली बार जोड़ी गई। किसी भी दुर्घटना के तुरंत बाद का जो 1 घंटे का समय होता है इसमें पीड़ित व्यक्ति की जान को बचाने का सबसे सुनहरा अवसर होता है, और इस प्रथम घंटे में जो पीड़ित व्यक्ति की सहायता करता है वो नेक व्यक्ति यहां पर कहलाता है। और आप सभी को पता है नेक व्यक्ति किसे कहते हैं, जो इस घंटे में सहायता करेगा। अब मैं बात करता हूं गोल्डन आवर का जो नियम है, धारा 2 की उपधारा 12 ए में इसका उल्लेख किया गया है। 134 में दिया नेक व्यक्ति है, ठीक है, 134 ए में, और केवल 134 में ड्राइवर के कर्तव्य है। ड्राइवर के कर्तव्य का पालन नहीं करने पर धारा 187 लागू होती है, जुर्माना भी लग सकता है। तो प्रश्न संख्या 82, ये फर्स्ट एड के प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना आप। गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर भी खून बह रहा है तो सीधी बात है, खून बह रहा है तो खून को रोकना पड़ेगा। सीधा कपड़े या हाथ से दबाव डालें और खून को रोकने का प्रयास करें। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू फॉर सर्वे ब्लीडिंग, डायरेक्ट प्रेशर विथ क्लीन क्लॉथ और हैंड। आपको प्रेशर डालना है सीधा साफ कपड़े से या सीधे हाथ से, कपड़ा है तो ठीक है, नहीं तो सीधे हाथ से ही डालो आप। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 83 है, इससे बचने के लिए, किससे, इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए बेहोशी की स्थिति का अनुभव करे तो आपको यहां पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सीधी सी बात है, यहां पर अगर कोई व्यक्ति बेहोश होने का प्रयास कर रहा है, अगर मतलब शोक में आ रहा है, तो पीड़ित से आप बात करें, उससे पूछें और स्थिति को भांपने का प्रयास करें और दर्द स्ट्रोक का प्रबंध करें। यानी कि जो यहां पर पेन स्ट्रोक है, पेन स्ट्रोक आ सकता है, तो यहां पर जो है प्राथमिक उपचार के लिए उससे बात करें और दर्द स्ट्रोक का प्रबंध करें, है ना। तो यहां पर आपको मतलब कि कोई भी जो आपके पास में जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करवाने का प्रयास करें आप।
तो यहां पर स्पीक टू द विक्टिम एंड एडमिनिस्टर ए पेन स्ट्रोक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84, छोटे कट के लिए आप क्या करते हैं? छोटे कट के लिए यहां पर देखो, छोटा कट जब लग जाता है तो यहां पर सबसे पहला काम है आप अपने कट पर हाथ ना लगाएं, अपने हाथों को साफ साबुन से धोएं। फिर आप यहां पे उस हाथों को धो के अपने घाव को रुई से साफ करें, फिर केवल रोगाणुरहित पट्टी लगाएं। तो काम ये तीनों ही कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न में पूछा है कि छोटे कट के लिए आप क्या करते हैं। अब ये पूछते हैं कि सबसे पहले मैं अपने हाथ, अब देखो ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें हाथों को धोने, हाथ का कहीं जिक्र ही नहीं है। अब हाथ जिक्र नहीं है तो हम इसको कैसे करें? तो यहां पर जो है राइट आंसर जो हम मानेंगे ऑप्शन नंबर 3 को, घाव को रुई से साफ करेंगे। ठीक है, घाव को रुई से साफ करेंगे। ऑप्शन नंबर यहां पे सी जो राइट आंसर अब लग रहा है, क्योंकि पहले में हाथ का नाम नहीं है, नहीं तो ये ए हो जाता। कर्म पूछ ले सबसे पहले क्या करना चाहिए तो ये हो जाता, लेकिन अब रुई, घाव को रुई से साफ करेंगे। क्लीन द वाउंड विथ कॉटन वूल, ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्योंकि ये जो बी वाला काम है ना, ये इसके बाद का काम है। हालांकि तीनों काम करने हैं, पहला ये काम है, दूसरा ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अब इसमें साबुन और पानी से धोएं, रोगाणुरहित पट्टी से ढकें, क्योंकि अभी साबुन से आप धोएंगे तो यहां पर देखो साबुन, और क्योंकि कट को आप पानी या साबुन से नहीं धो सकते, छोटे कट को, इसीलिए मैं ऑप्शन नंबर 1 को नहीं मान रहा, क्योंकि आप छोटे कट को साबुन से नहीं धो सकते, यही कह रहा हूं मैं, पानी से नहीं धो सकते हैं, साबुन और पानी से आप घाव को नहीं धो सकते। ठीक है ना, ये बस कह रहा हूं मैं। प्रश्न संख्या 85, सदमे के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति है जिसको सदमा मतलब शोक लगा है, झटका, तो यहां पर आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है, पीने के लिए कुछ न दें, आप यात्री को आश्वस्त करें और चिकित्सा सहायता लें। मतलब आप अगर किसी व्यक्ति को सदमा यानी बेहोशी हो रही है या उसको झटका आ रहा है, शोक आ रहा है, तो आप उसको पीने के लिए कुछ न दें, एक बार यात्री को आश्वस्त करें और उसको मतलब तसल्ली दें, और यहां पे चिकित्सा सहायता तुरंत प्रोवाइड कराने का प्रयास करें। आप श्वसन प्रक्रिया सबसे पहले देखें। और सदमे में कभी कभी क्या होता है, सदमा जब आता है तो यहां पर ब्लड को सर्कुलेशन जो होता है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, तो यात्री को तुरंत लेटा भी सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां पे अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 86, आपातकालीन पट्टी के अंत में आप गांठ को कहां रखते हैं? भी माना कि कोई हाथ है, यहां पर अगर अब घाव आ गया है तो पट्टी की गांठ है, इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए बस, यानी घाव को किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब हम क्या कह सकते हैं, घाव से स्पष्ट रूप से दूर आपकी गांठ है वो रहेगी। मतलब कि वेयर डू यू पोजिशन द नोट इन द एंड ऑफ द बैंडेज ऑफ ए इमरजेंसी बैंडेज? तो क्लियरली अवे फ्रॉम द वाउंड, घाव जो है जहां दर्द होता है, जहां से समस्या होती है, वहां से आपको इस गांठ को दूर करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 87 है, आप कोई भी वाहन चलाते समय मोबाइल फोन से बात कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? कभी भी आप ना चलती गाड़ी में आप बात नहीं कर सकते, तो आप चलती गाड़ी में कभी भी आप बात ना करें, है ना। यू कैन टॉक ऑन मोबाइल वाइल ड्राइविंग एनी व्हीकल, किसी भी व्हीकल से आप गाड़ी जब चला रहे हैं तो आप ड्राइविंग करते हुए गाड़ी से फोन से बात कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। और मोबाइल फोन का प्रयोग करना गाड़ी चलाते समय धारा 184 5,000 का जुर्माने का प्रावधान है। यह अधिकतम है, मिनिमम पूछे 1,000 का जुर्माना है। ठीक है, डीएल है वो सस्पेंड भी किया जा सकता है। ठीक है ना, तो यहां पर ध्यान रखना है। सीट का हेड रेस्ट कैसे मदद करता है? आपको पता है सीट होती है, सीट के ऊपर यहां पर जो आपका माथा है वो रखने के लिए होता है, जिसे हेड रेस्ट कहते हैं। जो माथे को वहां पे रख के आप उसको रेस्ट दे सकते हैं। लेकिन इसका एक्चुअली में काम क्या है? इसको एक्चुअली में इसकी डिजाइन ऐसे क्यों बनाई गई? चलती गाड़ी में आराम करने के लिए नहीं। आप मोस्टली देखना, जब गाड़ी चलती है, ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, तो कभी भी उसके ऊपर वो जो अपने माथे को नहीं रखता। ड्राइवर की बात कर रहा हूं मैं। तो हेड रेस्ट हमेशा के लिए किसके लिए बनाया जाता है? कोई भी एक्सीडेंटल केस होता है तो आपकी गर्दन यहां पे तुरंत पीछे जाएगी, अगर हेड रेस्ट नहीं होगा तुरंत पीछे जाके टूट सकती है गर्दन, है ना। तो उसको टूटने से बचाने के लिए एक्सीडेंटल केस में आपकी सुरक्षा के लिए हेड रेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि गाड़ी चलाते समय आराम करना गलत है, हेडरेस्ट के लिए सीट खूबसूरत दिखती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दुर्घटना की स्थिति में आपको गर्दन की चोट से बचाता है। प्रोटेक्ट यू फ्रॉम नेक इंजरी इन केस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल केस में आपकी नेक को दुर्घटना से बचाता है, क्योंकि गर्दन पीछे गई तो टूटी तो आपकी मृत्यु निश्चित है। तो यह भी बहुत बड़ा केस हो सकता है। तो इसलिए यहां पर जो हेडरेस्ट होता है वो सुरक्षात्मक कारणों से बनाया जाता है। हालांकि आराम भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन मकसद जो है ना वो क्या है? नक्शिर को निम्नलिखित द्वारा रोका जा सकता है। नक्शिर, अगर नाक से खून बह रहा है तो आप इसको कैसे रोक सकते हैं? सभी को पता है कि भाई इसको कुछ पीने के लिए देना चाहिए और उसको आराम के लिए लेटाएं, और आप नाक को पूरा बंद मत करना,
पूरा आप बंद नहीं कर सकते। नोस्ट्रिल्स जो है इसको आप थोड़ा सा संक्षेप में दबाएंगे, नासिका छिद्रों को संक्षेप में दबाएंगे तो वहां जो जहां से ब्लीडिंग हो रही है वो द्वार बंद हो जाएंगे और आपकी ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। तो नोस्ट्रिल्स यानी कि पिंचिंग ब्रीफली द नोस्ट्रिल, ब्रीफली का मतलब कम है, थोड़ा दबाना है आपको, हल्का सा आप प्रेस करेंगे तो इतने में क्या है जो है रक्त धीरे से जो बहना है बंद हो जाएगा, है ना। तो आपको नोस्ट्रिल्स को यानी नासिका छिद्रों को संक्षेप में हल्का दबाना है, पूरा नहीं दबाना। आप उसको पूरा दबा के बैठ जाएंगे कि खून कहाँ जाएगा तो वो आता रहेगा ना, ऐसा नहीं करना है। जब कोई आपका हाथ तोड़ देता है तो आप क्या कर सकते हैं, पहली बात तो उसको वापस लात गुस्से नहीं मारने, है ना, और चिल्लाना नहीं है, भागना नहीं है ना, प्लास्टर डायरेक्ट नहीं करवाना, एंटीसेप्टिक वाइप का प्रयोग करें। वो तो दर्द की आप जब करेंगे जब थोड़ा सा कोई मतलब सांस आसी यार थोड़ी सी कंडीशन सामान्य रही, आपका हाथ टूट चुका है, हड्डी टूट चुकी है, तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको अब हाथ को सुरक्षित रखना है। मतलब आप उसको बाह को स्लिंग में रखें, मतलब बाह को स्लिंग में रखने का मतलब है आपका टूटा हुआ जो हाथ है वो अब ज्यादा हिले डुले नहीं, इसके लिए आप उसको गले में लटका देंगे, है ना, गले में लटका लेंगे, गले में कोई कपड़ा या कुछ लेके स्लिंग में उस हाथ को लटका लेंगे जिससे कि हाथ ज्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं। और आप उसके बाद में ये जो सारे काम होते हैं, तो सबसे पहला काम है आपका हाथ जब टूट जाता है तो आप उसको स्लिंग में रखें और उसको ज्यादा हिलाए डुलाए नहीं, और टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर लाने का प्रयास आप न करें, है ना। तो पर्सन संख्या 91 आ गया है। क्या वाहन बीमा कराना अनिवार्य है? बिल्कुल, गाड़ी का जो इंश्योरेंस होता है वो करवाना सभी व्हीकल के लिए कंपलसरी है। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। धारा 146 और धारा 147 के तहत प्रत्येक गाड़ी रोड पे चलती है बीमा होना जरूरी है। नहीं होगा तो धारा 196 लागू होगी और 2000 का जुर्माना पहली बार में, दूसरी बार भी अगर आप अपराध करते हैं तो 4000 का होगा, 3 माह की कैद भी हो सकती है अगर आप दादागिरी करते हैं तो, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1, इट इज कंपल्सरी टू हैव व्हीकल इंश्योरेंस, यस। पर्सन संख्या 92, दो पहिया वाहन पर दो से अधिक व्यक्ति हैं तो यहां पर क्या होगा, यह कानून का उल्लंघन होगा। धारा 194 सी, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, धारा 194 सी मतलब 2 से अधिक व्यक्ति अगर आप बैठेंगे तो 1000 का जुर्माना होगा। ध्यान रखना, आप मोटरसाइकिल पर आप 2 से अधिक व्यक्ति कभी भी नहीं बैठा सकते। मोर देन 2 पर्सन ऑन ए 2 व्हीलर्स, वोलेशन ऑफ लॉ, धारा 194 सी, 1000 का जुर्माना, ठीक है। तो यहां पर अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 93 है। काफी लंबा सेशन हो चुका है, थक चुके हैं बोलते बोलते। अति तेज गति से गाड़ी चलाना, ओवर स्पीड में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप सबको होता है धारा 183 लागू होती है, और धारा 183 स्पीड लिमिट के बारे में कहती है, और इसका उल्लंघन आप अगर करते हैं तो छोटी गाड़ी है तो 1 से 2000 तक का जुर्माना है, बड़ी गाड़ी है तो 2 से 4000 का जुर्माना है। यहां पर डीएल का सस्पेंड भी हो सकता है ना, ये याद रखना। डीएल का सस्पेंड धारा 183 के तहत, धारा 206 के तहत करते हैं, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर तो तेज गाड़ी आप चलाएंगे तो यहां पर कौन कौन सा आपको जो है सामना करना पड़ सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन या रद्दीकरण और ले जाने वाले अपराध हैं। इज एन ऑफेंस लीडिंग टू सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने 94, शहर की सड़कों पर रात में वाहन चलाते समय अपनी हेडलाइट जलाकर रखें। शहर की सड़कों के अंदर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो हमेशा शहर में आपकी हेडलाइट को लो बीम पे रखना चाहिए, लो बीम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। व्हाइल ड्राइविंग एट नाइट ऑन सिटी रोड्स कीप योर हेडलाइट ऑन ए लो बीम। प्रश्न संख्या 95, वाहन में ले जाने की अनुमति वाले यात्रियों की संख्या दर्ज होती है। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स परमिटेड टू बी टेकन इन व्हीकल इज रिकॉर्ड इन द, यानी कि किसी भी व्हीकल में कितने यात्री बैठ सकते हैं ऐसी जानकारी कहां पर होती है, तो गाड़ी की जो आरसी होती है ना, आरसी में होती है। और यहां पर ऑप्शन नंबर 1 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि पंजीयन प्रमाण पत्र में ऐसी जानकारी होती है। अगर आप बिना आरसी के गाड़ी चलाते हैं तो धारा 192 लागू होती है, याद रखना आप। और 2000 से लेके 5000 तक का जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 96, क्यों भाई 96 भी प्रश्न है यार, इसको भी कर लें। किसी दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता लेने के लिए आपको डायल करना चाहिए। आप पे कोई दुर्घटना हो चुकी है, चिकित्सा सहायता चाहते हैं, किस नंबर को डायल करेंगे? 108 या 102, 108 या 102, 112 भी कर सकते हैं, बताऊं मैं, है ना। 112 नंबर है वो पुलिस, फायर और एम्बुलेंस तीनों के लिए होते हैं। 108 है वो एम्बुलेंस के होते हैं, 102 ये भी एम्बुलेंस के लिए होता है, ठीक है, याद रखना है। कार के डैशबोर्ड में तापमान को इंगित करता है। द टेम्परेचर गेज इन द डैशबोर्ड ऑफ ए कार इंडिकेट्स द टेम्परेचर ऑफ द इंजन, यानी कि इंजन का टेम्परेचर बताता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जब कार में चाइल्ड लॉक लगाया जाता है
चाइल्ड लॉक का मतलब है कार में बच्चे बैठे हैं, चलती गाड़ी में वो डोर को ओपन ना कर दे, इसके लिए चाइल्ड लॉक जब अप्लाई होगा तो अंदर बैठे बच्चे डोर को ओपन नहीं कर पाएंगे, मतलब केवल अंदर से हैं, तो बाहर से खोला जा सकता है, दरवाजा केवल बाहर से खोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, डोर कैन बी ओपन्ड फ्रॉम आउटसाइड ओनली। व्हेन चाइल्ड लॉक इज अप्लाइड इन ए कार, डोर कैन बी ओपन्ड फ्रॉम आउटसाइड ओनली। तो यहां पर पर्सन संख्या 99, पर्सन संख्या 99। किसी दुर्घटना की स्थिति में मानव जीवन बचाने में कौन सा ज्ञान आपके काम आ सकता है? सभी को पता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, गाड़ी चलाते हैं, तो आपको अगर फर्स्ट एड का, प्राथमिक चिकित्सा का अगर आपको ज्ञान है तो आप दूसरे व्यक्तियों की जान बचा सकते हैं, अपने आप की भी बचा सकते हैं। इसलिए प्रत्येक ड्राइवर को यहाँ पे फर्स्ट एड का यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। पर्सन संख्या 100। किसी दुर्घटना की स्थिति में यदि पीड़ित के हेलमेट के नीचे खून बह रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? हेलमेट के नीचे खून है तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से एम्बुलेंस बुलाएं और उसकी सहायता, फर्स्ट एड का आप उपचार करें। और खून ज्यादा बह रहा तो खून को रोकने का प्रयास करें किसी कपड़े या हाथ से उसको दबाकर, ठीक है ना, और तुरंत प्रभाव से अस्पताल या जो फर्स्ट एड है उसको देना चाहिए। तो यहां पर हेलमेट के नीचे से खून बह रहा है तो यहां पर अब आप क्या करेंगे? चोट की जांच के लिए हेलमेट को आप हटा देंगे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हटा देंगे, रिमूव द हेलमेट टू चेक द इंजरी। इंजरी को आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर एक, हेलमेट उतारने की कोशिश न करें बल्कि एम्बुलेंस को कॉल करें। हेलमेट न उतारो, एम्बुलेंस बुलाओ, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर आपको चोट की जांच के लिए हेलमेट को उतारना है और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने का प्रयास करना है, क्योंकि हेलमेट लगा हुआ है ऑलरेडी। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फिर हेलमेट लगे रहने से ब्लीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हेलमेट को हटाएं और वहां पर जो है उस खून को जो बहने से रोकना चाहिए, क्योंकि जब भी इसको फर्स्ट एड दिया जाएगा तो हेलमेट तो उतारा जाएगा ना, तो इसीलिए आपको पहले ही उतार के ब्लीडिंग को रोकने का प्रयास करना है। जी हाँ दोस्तों, और काफ़ी मुश्किलों भरा ये पेपर आज रहा। टोटल 100% थे, कम समय में अधिक जानकारी हमेशा फॉर्मूला रहा है, और इसी टारगेट को अचीव करने के लिए हमने काफ़ी फास्टली इस पेपर को आपको करवाया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा जो है मतलब जो पावर हमारी जो है यहाँ पे लगी है, तो अब थक चुके हैं सच में 100%। अब ज़्यादा यहाँ पर आपसे कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ मस्त हैं और आपको ये समझ में आया होगा कि पेपर में पूछा क्या गया है और पर्सन आए कहाँ से हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा इसमें जो 100% है, 100 में से 90% ड्राइविंग पार्ट के थे, 10% आपकी जीके के थे। तो यहां पर 100 में से 88 क्वेश्चन जो है स्टडी एट होम, हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वहां से पूछे गए हैं। तो आप किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो स्टडी एट होम ऐप है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर जो कोर्स है उसको आप पढ़ सकते हैं। स्पेशल नोट्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, ई बुक भी हैं, पुरानी भर्तियों के 50 से 60 पेपर वहां पर आपको पीडीएफ के साथ में विथ आंसर विथ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आप उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप डायल कर सकते हैं 8764188848। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सअप सेवा ऑन है, आप फोन कॉल कम से कम करें, क्योंकि फोन कॉल हम जैसे अभी 1 घंटे की क्लास है तो इसमें कोई भी फोन आया तो हम नहीं उठाया, है ना। तो यही बात है। तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेस्ट चल रही होगी और आपका जो टारगेट है उसे प्राप्त करने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लक्ष्य में आज की हमारी जो ये क्लास है वो आप इसके प्रति क्या फीडबैक देंगे? हमने जो ये इतने लंबे समय तक और कम समय में अधिक जानकारी आपको देने का प्रयास किया है, तो इससे आप कितने सेटिस्फाई हैं? आपका फीडबैक जो है हमारे लिए बहुमूल्य है। आप अपना फीडबैक मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।